इस केस का मोस्ट ऑफ द पार्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट से लिया गया है एंड बाकी के कुछ हिस्सा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल न्यूज पोर्टल्स और इंटरव्यूज से। मैं इस फैसले को देखिए, क्वांटिटी अगर मानी जाए नंबर ऑफ इयर्स, तो यस हमने डेथ मांगी थी और इसमें क्वांटिटेटिवली 5 साल कम हुआ है। और यहाँ पर साक्ष्य कोई जूता चप्पल नहीं था, मेरे बेटे का शरीर था जो डिस्ट्रॉय किया गया। 16 फरवरी 2002 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शादी थी। बारात, बैंड बाजा और ढोल की आवाजों से सारी महफिल जगमगा रही थी। मेहमान खुश थे, लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, कहीं हंसी मजाक चल रहा था, कहीं पुरानी यादें ताजा हो रही थी। लेकिन उसी रात एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो अगले 2 दशकों तक लोगों के जहन से नहीं निकलने वाली थी। और इस कहानी का नाम था नीतीश कटारा। नीतीश एक यंग, वेल एडुकेटेड, लाइवली लड़का जो जिंदगी के हर पल को खुल के जीता था। और उसके उस खुशहाल जिंदगी में एक लड़की भी थी जिसका नाम था भारती यादव। भारती एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती थी। वो खूंखार और दबंग डीपी यादव की बेटी। सर, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है। पहले बेटे अपनी भाषा में शुद्धता लाइए, बोलने का उच्चारण अपना ठीक कीजिए, सवाल पूछने का अधिकार आपको है। ये बात तो वो आपसे भी कह सकती है जब आप किसी लड़की के ऊपर शराब परोसने का आरोप लगाते हैं। इससे आपको भी अपनी भाषा में शुद्धता लानी चाहिए। और जसिका लाल केस के आरोपी विकास यादव की बहन थी। नीतीश और भारती का रिश्ता कोई कैजुअल अफेयर नहीं था, वे दोनों एक सीरियस रिलेशन में थे। लेकिन भारती के परिवार को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। कास्ट और इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डिफरेंसेस उनके लिए एक बड़ी दीवार था और ये दीवार इतनी ऊंची थी कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। शादी के वेन्यू पर उस रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। नीतीश भी शादी में मौजूद था अपनी वही कैजुअल चार्म के साथ। लेकिन उसके आसपास कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो देखने में तो मेहमान लग रहे थे, पर उनकी नजर किसी और ही काम पर थी। वो चेहरा था विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान का। और ये तीनों लोग एक ही मकसद के साथ आए थे और वो मकसद था। अब सवाल ये था कि क्या भारती और नीतीश कटारा एक हुए थे या एक बार फिर से डीपी यादव ने खेल दिया था कोई खूनी खेल। चलो जानते हैं इस केस को। विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान शादी की रात लाइट्स और म्यूजिक के बीच जब कोई नहीं देख रहा था तब वे लोग नीतीश को क्वाइटली वेन्यू से उठाकर कहीं दूर ले जाते हैं। लेकिन किस बहाने से? अकॉर्डिंग टू कोर्ट जजमेंट ये एक प्री प्लान्ड अबडक्शन था। मतलब कोई इम्पल्सिव काम नहीं, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसा प्लान था जो पहले से ही तैयार किया गया था। और उसके बाद की कहानी उतना ही खौफनाक है जिसके सोचने मात्र से आपकी रूह कांप जाए। तारीख थी 17 फरवरी 2002। सुबह का वक्त था, करीब 9:30 बजे के आसपास शिखरपुर रोड के पास से पुलिस को एक कॉल आता है। ये कॉल एक डेड बॉडी के बारे में था। बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी, कपड़े तक नहीं थे शरीर पर, बॉडी पहचानने के लायक भी नहीं थी। सुबह 9:30 बजे के आसपास जब पुलिस ने इस बॉडी को देखी तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बॉडी को देखने के बाद पता चला कि सिर के ऊपर एक गहरी चोट का निशान था, स्कल फ्रैक्चर था और ब्रेन में इंटरनल इंजरी भी था। और ये सब कुछ इस बात की गवाही थी कि मौत किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के एक ही जोर के वार से हुई होगी। पर फिर लाशों को जलाने की कोशिश की गई थी। कोर्ट के मुताबिक कपड़े, घड़ी, मोबाइल सब कुछ हटा दिया गया था ताकि कोई पहचान न कर सके बॉडी की। बेसिकली दे डिस्ट्रॉयड द एविडेंस। नीतीश की मां नीलम कटारा जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो उनके लिए ये सब एक बड़ी चुनौती थी। एक मां के लिए अपने बेटे को इस हालत में देखना शब्दों में बयां करना तो थोड़ा मुश्किल है। बॉडी इतनी जली हुई थी कि पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन माँ तो माँ होती है। उन्होंने एक हाथ के एक छोटे से हिस्से को देखकर पहचान करने की कोशिश की। और क्योंकि वो पूरे बॉडी का इकलौता हिस्सा था जो पूरी तरीके से जला नहीं था। इस केस का एक और पहलू भी था जो सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं था। मर्डर के बाद जो कुछ हुआ उससे ये साबित हुआ कि ये सिर्फ एक गुस्से का काम नहीं था। मतलब कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। विकास और विशाल ने पुलिस को मिसलीड करना शुरू किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को गलत जगह ले गया ताकि असली एविडेंस कभी न मिले। टाटा सफारी जो इस केस का एक ही एविडेंस था वो इनिशियल सर्चेज में कहीं नहीं मिला, क्योंकि वे लोग पुलिस को कभी अलवर ले जाते तो कभी पानीपत के शमशान घाट के पास, जहां वो गाड़ी थी ही नहीं जिससे नीतीश कटारा को ले जाया गया था। और तीसरा अक्यूज्ड सुखदेव तो 3.5 साल से फरार था। फिर जब 23 फरवरी 2005 को जब वो पकड़ा गया तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दी। मतलब ये तीनों सिर्फ मर्डर के टाइम ही नहीं बल्कि उसके बाद भी पूरा
सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरीके से भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे। हाई कोर्ट ने इस पूरे क्राइम को ऑनर किलिंग का नाम दिया, एक प्लान ब्रूटल किलिंग जिसमें न सिर्फ जिंदगी ली गई बल्कि उसके बाद एविडेंसेस मिटाने, विटनेस को डराने और पूरी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश की गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगला पड़ाव था इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के लिए एक जली हुई बॉडी से क्लूज को निकालना आसान नहीं था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया, विटनेस स्टेटमेंट्स लिए गए, मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक किए गए और ये सब कुछ एक रेस थी, रेस सच तक पहुंचने की। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो डीपी यादव के पहुंच से काफी वाकिफ थी। इसीलिए उन्होंने बॉडी का डीएनए टेस्ट भी करवाया ताकि बाद में कोई बॉडी को चेंज ना कर दे। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मौत का असली कारण आग नहीं था, नीतीश के सिर पर किसी हेवी वस्तु से वार किया गया था, जैसे हथौड़ा या कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट, और जिसकी वजह से गहरी चोट थी। पूरा स्कल फ्रैक्चर हो गया था, ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी थी। ये सब दिखाता था कि उसकी जिंदगी एक झटके में खत्म कर दी गई थी। जलाना बस एक दूसरा कदम था एविडेंस को मिटाने के लिए, साक्ष्य को मिटाने के लिए। लेकिन 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 इस रिपोर्ट के साथ भी कुछ छेड़खानी की गई थी, जैसा कि नीलम कटारा को डर था। जो पोस्टमार्टम है वो हेविली कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। 40 साल का लड़का लिखा हुआ है उसमें, 40 साल का? 40 साल की उम्र लिखी हुई है। और मतलब किसी भी तरह से पूरे डेंजर को देख तो उसको यानी डॉक्टर भी बिक गए। बिल्कुल। और अब शुरू होती है असली तलाश उस रात की सच्चाई की। पुलिस ने वेडिंग वेन्यू से लेकर शिखरपुर रोड तक का पूरा पॉसिबल राउट चेक किया, विटनेस स्टेटमेंट्स लिए गए, किसने किसको देखा, कौन सा वक्त था, किसने किससे बात की, सब कुछ। और फिर धीरे धीरे एक चेन बनने लगा, कड़ियां जुड़ती चली गई। और इस दौरान एक बात क्लियर हो गई थी कि 16 फरवरी 2002 की रात नीतीश को शादी से ले जाने वाले 3 लोग थे, विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान। इन तीनों का वहां होना एक कोइंसिडेंस नहीं था, और जो हुआ उसके बाद इनका बर्ताव सब कुछ कह गया। और नीलम कटारा अकेले अपने बेटे के इंसाफ के लिए अभी भी दर दर भटक रही थी। उसी वक्त उनका पति का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था और थोड़े दिन बाद वो गुजर भी गए थे। लेकिन नीलम कटारा ने हार नहीं मानी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने में। आगे आपको पता चलेगा उनकी स्ट्रगल की कहानी। लुक, इस केस में विटनेसेस की कहानी भी इम्पोर्टेंट थी। और शादी वाली रात कुछ लोगों ने विकास, विशाल और सुखदेव को देखा था। वे तीनों लोग वहां मौजूद थे, जबकि विशाल और सुखदेव को शादी में बुलाया तक नहीं गया था। और उस दौरान उनका बिहेवियर, उनकी मूवमेंट, सब कुछ सस्पिशियस था उस रात। सोचो, जब तुम एक शादी में डांस कर रहे हो और कुछ लोग अपना प्लान बना रहे हो, किसी की जिंदगी खत्म करने का प्लान, और फिर जब वो प्लान पूरा हो जाता है तो वही लोग पूरा सिस्टम को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक जो भी एविडेंसेस मिले थे उससे एक कंप्लीट चेन बन रहा था, जिससे मोटिव का भी पता लग रहा था। मोटिव था फैमिली का अपोजिशन, मतलब डीपी यादव की बेटी और विकास यादव की बहन भारती यादव और नीतीश कटारा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। वही क्लोजनेस एक दिन रिलेशन में बदल गई थी और फिर बात शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन यादव परिवार को यह पसंद नहीं था, स्पेशली विकास यादव को, कि अपनी कास्ट से बाहर जाकर वो शादी करे। उसे हाई कोर्ट ने एक ऑनर किलिंग का नाम दिया, एक ऐसा एक्ट जहां एक परिवार के सो कॉल्ड इज्जत को बचाने के लिए एक हंसमुख जिंदा दली नौजवान की जिंदगी ले ली गई थी। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान नीलम कटारा को न जाने कितनी धमकियां मिलती थी कि आपको सूचित किया जाता है कि आपको भी बाइज्जत आपके बेटे के पास आपको और आपके पति को पहुंचा दिया जाएगा। समय, डेट, ये समय बहुत बुरा। ट्रायल के दौरान जब कोर्ट के सामने केस रखा गया तो मोटिव क्लियर था, लास्ट सीन एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग था। और इस पूरे केस में जो की विटनेस था उसका नाम था अजय कटारा। और आपको बता दूं, अजय कटारा और नीतीश कटारा में कोई रिलेशन नहीं था, ये एक संयोग था कि अजय कटारा भी वहां मौजूद था। एंड इस केस में शुरू से लेकर अंत तक वो एकमात्र व्यक्ति है जो सच के साथ खड़ा रहा, अपनी जुबान से पलटा नहीं। बाकी न जाने कितने विटनेस आए और गए, सब के सब 1-2 दिन में डीपी यादव के धमकी से डर जाते थे और फिर कोर्ट में पलट जाते थे। लेकिन अजय कटारा वो अडिग था, मानो कोई पुराना बरगद का पेड़ हो। एंड इसका खामियाजा भी भुगता था अजय कटारा ने, और आज के डेट में भी भुगत रहा है। खामियाजा ये कि कभी उसके कार को किसी ट्रक से धक्का लगवा दिया जाता है, कभी जान से मारने की धमकी दी जाती है, कभी
उसकी बीवी पे किसी कायरों से हमला करवाया जाता है, तो कभी उसके खाने में जहर मिलवा दिया जाता है, और न जाने क्या क्या अजय कटारा ने झेले हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बातों को रखने के लिए, सच के साथ खड़ा होने के लिए। और सच डीपी यादव जैसे नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं, जिनकी बुनियाद ही झूठ पर खड़ी थी। और इस पूरे ट्रायल के दौरान और उसके बाद भी अजय कटारा पे लगभग 37 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें से 90% केसेस को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया झूठा बताकर, और बाकियों में ट्रायल आज भी जारी है। आज भी अजय कटारा कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे केस में भारती यादव का क्या रोल रहा है, उसने कोर्ट में क्या बोला, तो मैं आपको बता दूं कि डीपी यादव ने भारती यादव को लंदन भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, जब से इस केस में ट्रायल शुरू हुआ तभी से, क्योंकि डीपी यादव और विकास यादव को मालूम था कि इस केस में भारती यादव का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और शायद उन्हें यह भी डर था कि भारती यादव कहीं नीतीश कटारा के पक्ष में बयान न दे दें, तो इसी डर से शायद उन्हें लंदन भेजा गया था। लेकिन कोर्ट उसे बार बार नोटिस जारी करती रही कि भारती को कोर्ट में हाजिर किया जाए, लेकिन डीपी के परिवार वालों ने कुछ नहीं सुना, कोर्ट की भी नहीं सुना। तब अंत में जाकर कोर्ट ने भारती यादव के पासपोर्ट को कैंसिल कराने का आदेश दिया, और फिर तब जाकर डीपी यादव के परिवार वालों ने भारती यादव को लंदन से वापस इंडिया बुलाया और उसे कोर्ट में पेश किया। एंड कोर्ट में आने के बाद भारती यादव ने नीतीश कटारा के साथ जुड़े रिलेशन को साफ इंकार कर दिया। उसने बस इतना बोला कि हाँ, वो नीतीश कटारा को जानती है, बस इसके आगे उसके साथ उसका कुछ भी नहीं था, वे दोनों बस दोस्त थे। लेकिन नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने हर उस लेटर और हर उस बुके को कोर्ट के सामने रखा जो भारती एक जमाने में नीतीश कटारा को दिया करती थी। नीलम कटारा का बोलना था कि भारती यादव उनके घर अक्सर आया करती थी अपने दोस्तों के साथ, और वो उन दोनों के बीच की नजदीकियां को बखूबी जानती थी। और फिर साल 2008 में ट्रायल कोर्ट ने तीनों को गिल्टी पाया, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। डेथ पेनाल्टी का ऑप्शन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि ये ब्रूटल तो है लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। नीलम कटारा इस जजमेंट से खुश नहीं थी, वो हाई कोर्ट मूव करती हैं। हाई कोर्ट में उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने सजा कम दी है उन तीनों को, और ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, उन तीनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। फिर हाई कोर्ट ने इस केस को और पूरे एविडेंसेस को दोबारा से एनालिसिस किया। फिर उन्होंने कहा कि ये एक प्री मेडिटेटेड ऑनर किलिंग है और मोटिव के फैक्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी नहीं दी। उसने बोला कि इस केस में लाइफ इंप्रिजमेंट के साथ एक फिक्स्ड टर्म पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि रिमिशन का कोई ऑप्शन न रह जाए। और फिर हाई कोर्ट ने नया ऑर्डर दिया कि मिनिमम 25 साल की जेल इन तीनों को दी जाए। एंड गेस व्हाट, विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान ने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जजमेंट को मेंटेन रखा कि एक सीरियस प्लान्ड ऑनर किलिंग है। कोर्ट ने लिखा कि एक सोची समझी हत्या है जिसमें अपनी सो कॉल्ड इज्जत के लिए एक जवान की जिंदगी ले ली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया, यानी तीनों को अब कम से कम 25 साल जेल में रहना होगा बिना किसी अर्ली रिलीज के। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फाइन और कंपनसेशन का ऑर्डर भी मेंटेन किया जो विक्टिम के परिवार को मिलने वाला था। और इस तरह 16 साल का लंबा लीगल सफर के बाद नीतीश कटारा के परिवार को न्याय मिला। लेकिन इस दौरान दिलों में जो जख्म हुए 16 साल तक, उस जख्म के दर्द को नीलम कटारा ने अपने साथ रखा, उसे बर्दाश्त किया ताकि उन्हें हिम्मत मिलती रहे अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं, ये कहानी है इंसाफ के लिए लड़ते हुए हौसले की, और ये एक याद है सच की रोशनी एक दिन जरूर वापस चमकती है। और आपका क्या कहना है इस पूरे केस के बारे में, प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।